अध्यक्ष जी, यहाँ गुटबाजी दिख रही क्लियर कट। एक ग्रुप जो है सड़क में है, एक ग्रुप अंदर में है। नेता प्रतिपक्ष के बाजू वाले लोग सड़क में हो, नेता प्रतिपक्ष जी अंदर में है। ऐसा सरेआम गुटबाजी और किसी दल में अपन ने नहीं देखा। अध्यक्ष जी, गुटबाजी नहीं है, ये आपके खिलाफ धरना जो चलने वाला है। आधे को हमने सड़क में छोड़ दिया, आधा सदन में है। यहाँ गुटबाजी कोई नहीं है। श्रीमती अनिला भेड़िया जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं पूरा प्रदेश की जानकारी चाहिए थी, परंतु क्वेश्चन को तब्दील कर दिया गया है और खाली जिला का यहाँ जानकारी मिला है। तो मैं अब जो जिला के जानकारी दिए हैं उसमें भी जो 106 कुल जो महिला, बच्चों और बालकों की गुमशुदगी में 106 प्रकरण अभी भी लंबित है। तो वो कब के प्रकरण है और अभी तक इसमें क्या कार्रवाई किया गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का समय ही 2022, 23, 23, 24 और अभी जुलाई 2024 में 30 जून तक ऐसा पूछा गया था। माननीय सदस्य महोदया ने पूरे प्रदेश के सभी थानों के लिए पूछा था। प्रश्न बहुत अच्छा है और इस पर जानकारी भी संधारित निसंदेह है। संकलन में परेशानी हुई और इसलिए जिले की जानकारी दी गई, परंतु माननीय सदस्य महोदय को मैंने पूरे प्रदेश की इस कालखंड की भी जानकारी, वर्ष की जानकारी दी। उसमें थानेवार जानकारी देना मान लें शेष है। अभी इसमें 106 ऐसे प्रकरण हैं जिसमें पता नहीं चल पाया है महिलाओं का। 106 महिलाएं भी लापता हैं। तो ये प्रारंभ से लेकर के इस पूरे कालखंड की 2022 में, 2023 में और इस समय 2024 में, तो 2024 तक के कुल ये स्थिति है जिसमें 33 अभी इस समय की हैं और शेष पुराने समय की हैं। खैर कभी की हो उसमें खोजबीन आवश्यक है। इसके लिए अपनी प्रक्रियाएं हैं, बच्चों के लिए अलग हैं, महिलाओं के लिए अलग हैं। उन सारी प्रक्रियाओं पर पुलिस अनवरत काम करती है। इसमें जो जो प्रकरण हैं उन प्रकरणों की स्पेसिफिक जानकारी अगर आप चाहें कि कौन से प्रकरण कब के हैं तो वो मैं आपको ज़रूर उपलब्ध करा देता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो सभी जानकारी बहुत ज़रूरी है, मैं तो सभी की जानकारी चाह रही थी, पर आप इसमें क्या कार्यवाही किए हैं और क्यों इतना विलंब हो रहा है, माननीय मंत्री महोदय से मैं जानना चाहती हूँ। विलंब मतलब प्रारंभिक तौर पर आप देखेंगे तो 716 महिलाएं लापता हुई थीं, जिसमें 610 महिलाएं उनको वापस खोजा गया है। ऐसे ही बच्चों की स्थिति में 164 बच्चे नाबालिग वो गायब हुए थे, जिसमें से 151 को खोजा गया है, वो 92% है। महिलाओं की जो प्राप्त हुई हैं, जो मिली हैं, वो 85% है। इसके बाद इसमें प्रेस में विज्ञप्ति देना, अगर बच्चे हैं तो ट्रैक द मिसिंग चाइल्ड ऐसा वेबसाइट है, उस पर करना। राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ये बताना, इस पर काम करना। इन सारी प्रक्रियाओं के माध्यम से ऑपरेशन मुस्कान सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से जो प्रारंभ हुआ है, उस ऑपरेशन मुस्कान के थ्रू भी बच्चों के साल में 2 बार विशेष अभियान चलाकर भी उनकी प्राप्ति की कोशिश करते हैं और इसकी अपनी पुनर्वास योजनाएं हैं। तो इन सारे माध्यमों से महिलाएं या बच्चे जो भी लापता हैं उनकी खोज लगातार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो बस यही जानकारी चाहिए थी कि ये विलम्ब क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके इतने साइबर सेल है, आपके महिला सेल है, आपके पूरे आप कह रहे हैं कि प्रचार प्रसार भी करा रहे हैं, उसके बाद भी इतने पूरे प्रदेश में ये अपराध बढ़ते जा रहा है। चाहे बच्चों की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, तो इसमें आपने जैसे कई बार
ये भी सुनने को मिला है कि कई दलालों के माध्यम से या कई ठेकेदारों के माध्यम से बच्चों और महिलाओं को बाहर के राज्य में भेजे गए हैं। तो आप ये बता दीजिए कि ऐसे दलालों और ठेकेदारों के ऊपर आपने क्या कार्रवाई की और कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई की? जिनके माध्यम से इस तरीके के ह्यूमन ट्रैफिकिंग का विषय आता है, उसके कार्यवाही की अपनी प्रक्रिया है, उसका एसओपी भी जारी है, उसके आधार पर कार्रवाई होती है। अभी आप मुझे संख्यात्मक कहेंगे कि अभी आपने कितनी कार्रवाई की, तो ये बताना पाना अभी तुरंत में मुश्किल है। मैं आपको ज़रूर इसकी जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। नहीं सर, जब क्वेश्चन लगता है तो ऐसा आपके अधिकारी लोग को तैयारी करना चाहिए, और आप बोल रहे हैं यहाँ बताना अभी संभव नहीं है, तो कम से कम आप प्रदेश का नहीं बता पा रहे हैं तो जिला का ही बता देते कि ऐसा हमारे जिला में कोई सक्रिय है क्या, ऐसे दलाल या ठेकेदार जो बाहर के प्रदेशों में लेके लड़कों को, लड़कियों को, महिलाओं को इस तरह के कृत्य कर रहे हैं। इसके बारे में आप जानकारी दीजिए। जो बाहर ले जाने वाली संस्थाएं हैं उनके लिए एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वो एसडीएम के माध्यम से पंजीकृत संस्थाएं ही अपने कॉशन मनी जमा करके ही ले जाती हैं। अन्य जो भी लोग हैं अगर ऐसा करते हैं तो वो गुनहगार हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। इन प्रक्रियाओं में जो कार्यवाही हुई है उससे मैं निसंदेह आपको अवगत कराऊंगा। आखिरी प्रश्न करिए एक और। बहुत माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक ऐसा जिला में कोई कार्रवाई नहीं हो रहे हैं, आपके अधिकारी निष्क्रिय हैं और कानून व्यवस्था लचर होते जा रही है। इससे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यही चाहूँगी कि पूरे जिला में हो या प्रदेश में हो, इस तरह के दलाल और ठेकेदार सक्रिय हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो। ये मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूँगी। जी जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, काफी गंभीर विषय है, चिंता कर लेंगे आप। जी माननीय रोहित जी, रोहित साहू। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न पंचायत एवं ग्रामीण विकास का है। जो मनरेगा अंतर्गत कुछ 2022 में पंचायत एवं ग्रामीण विकास द्वारा मनरेगा संविदा भर्ती हुए 21 सहायक परियोजना अधिकारियों की सेवा समाप्त की गई थी, लेकिन कुछ ऐसी क्या आ गई जो सेवा भर्ती को कुछ दिन बाद सेवा समाप्ति के बाद फिर पुनः उसके इस नियम के तहत सेवा में उसको प्रदत्त किए गए हैं। मैं जानना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर पूर्व में भी उनको पूरी लिखित जानकारी माननीय सदस्य को दी गई है कि 2 जून 2022 को हड़तालरत कर्मचारी जिन्होंने नियमितीकरण की मांग को लेकर के तत्कालीन राज्य सरकार के विरुद्ध में हड़ताल किया था, उनको बर्खास्त किया गया था चूँकि ये संविदा कर्मी थे, और इनके स्थान पर जो नियमित सहायक परियोजना अधिकारी थे उनकी नियुक्ति उनको अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया था। उसके पश्चात 15 जुलाई 2022 को तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के आदेश से इस प्रत्याशा में कि कैबिनेट में इसको समर्थन मिल जाएगा, उनको 15 जुलाई 2022 को पुनः नियुक्ति दी गई। मतलब पुराना जो माननीय अध्यक्ष जी, निरस्तीकरण का सदस्य ने खाली पूछा है, ये बहुत भाषण देता है। इनको पुलिस कोई कंट्रोल में नहीं है। जब से ये पुलिस का प्रश्न नहीं है, मंत्री बना है, ये पुलिस वाला नहीं है। अरे भैया, पुलिस के ये पंचायत वाला है। जब से गृह मंत्री बना है तो जिला में इतना घटना होता है और कई प्रदेश 5 साल जिले की हाल करके रखे। माननीय अध्यक्ष महोदय, कवासी जी, आपको पहले प्रश्न में हस्तक्षेप करना था, अभी दूसरा प्रश्न आ गया है, पुलिस से हट के पंचायत में आ गया है, इसलिए आप बाद में कभी हस्तक्षेप करना। चलिए, तो इसमें 15 जुलाई को माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के माध्यम से आदेश जारी किया गया और 22 जुलाई को कैबिनेट में उस आदेश का अनुमोदन हुआ, जिसमें ये कहा गया था कि जो उनको निकालने के जो आदेश हैं उसको समाप्त किया जाता है। अतः उनकी पुनः नियुक्ति 15 जुलाई के बाद से हो गई थी, और इसमें इनको पुनः अब हटाने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये कैबिनेट के माध्यम से इनकी उस आदेश को समाप्त किया गया था। आपको प्रश्न यही था क्यों रोहित जी? आपको प्रश्न था
पुनः नियुक्ति दे दी गई है, ये जी। मंत्री जी का जवाब है। और कुछ पूछना है? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें माननीय तत्कालीन पंचायत मंत्री इसी कार्य को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को, तत्कालीन मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था और ये अपर सचिव के द्वारा एक आदेश भी हुआ है कि ऐसा कोई नियम का प्रावधान नहीं है। और इसमें माननीय तत्कालीन पंचायत मंत्री जी साफ शब्द में दिए हैं इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उसी पद पर पुनः रखा जाना सर्वथा अनुचित है और भविष्य में और कोई भी घटना घट सकती है। कर्मचारी जो जनहित तथा राष्ट्र हित में विपरीत कार्य कर रहे थे उनकी पुनः नियुक्ति अनुचित है, लेकिन इन सबके बावजूद इनको पुनः पदस्थापना मेरे बगैर अनुमोदन के, तत्कालीन पंचायत मंत्री के बगैर अनुमोदन के कर दी गई है, जो मुझे अस्वीकार्य है बोले। और इस पद के नियुक्ति के बाद माननीय तत्कालीन मंत्री जी इस पद से इस्तीफा भी दिए हैं माननीय महोदय। और आयुक्त द्वारा, अपर सचिव द्वारा आदेश भी दिए हैं कि संविदा नियुक्ति की पुनः जो राष्ट्र हित में या देश हित में जो काम नहीं कर रहे उनको पुनः नियुक्ति किया जाना संभव नहीं है। माननीय महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये पूरे प्रदेश का मामला है। प्रदेश के पूरे मनरेगा विभाग जो जिले में सहायक परियोजना अधिकारी के रूप में बैठते हैं, जिसकी नियुक्ति में न तो कोई निविदा हुई है। आप प्रश्न करिए ना, क्या जानना चाहते हैं, प्रश्न करिए मंत्री जी। मैं माननीय महोदय इसमें पुनः इन सभी 21 जो सहायक परियोजना अधिकारी के ऊपर जांच करा के कार्रवाई है, उसको पद से नियुक्त जो हुआ है, चलिए बता दीजिए, निरस्त किया जाए, यही मांग कर रहा हूं। आपका आ गया प्रश्न, बता देंगे। ये पुराने माननीय अध्यक्ष महोदय, पुराने पंचायत मंत्री जी और पुराने मुख्यमंत्री जी के संदर्भ में बात है और पुराने मुख्यमंत्री जी ने एक विशेष आदेश करके और नहीं भैया, ये आपका भी आदेश है जो इसको आपने किया है 15 जुलाई को और फिर 22 जुलाई को कैबिनेट ने, आपने प्रत्याशा में किया और फिर कैबिनेट ने इसका अनुमोदन भी कर दिया। तो दोनों ही बातें हैं जिसमें उसको उस समय 21 जो सहायक परियोजना अधिकारी थे उनको हटाने की उस आदेश को निरस्त कर दिया गया और इसके लिए उनको पुनः नियुक्ति दे दी गई है। उन लोगों ने उस समय हड़ताल किया था, चूंकि पूरी पुरानी जो सरकार थी उसने घोषणा की थी कि नियमितीकरण करेंगे, नियमितीकरण नहीं हो पा रहा था, इसलिए उनका हड़ताल था। और अब पुनः ऐसा किया जाना कि उनको फिर से उस नौकरी से हटा देना, ये अनुचित होगा, अतः इनकी नौकरी बरकरार रहेगी। चलिए, श्रीमती सविता मनोज मंडावी जी। सावित्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था पुलिस विभाग में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पदस्थ जितने भी कर्मचारी हैं, इनकी पदस्थापना के संबंध में था। तो मंत्री जी का जवाब आया है कि इनकी पदस्थापना जो है कम से कम 3 वर्ष या 54 वर्ष से वायु तक पहले पूर्ण हो। चूँकि अध्यक्ष महोदय, ये हमारा बस्तर संभाग जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जिसमें पुलिस विभाग अंतर्गत जो है आरक्षक संवर्ग और अधिकारी संवर्ग के तक पदस्थ जितने भी कर्मचारी और अधिकारी जो कि विगत 10 वर्ष हो गए हैं या उससे अधिक भी समय हो गया है पदस्थापना में, इनकी पदस्थापना जो है मैदानी इलाके में कब तक होगी? और जिससे ये क्या है, लंबे समय से पदस्थ अधिकारी जो है कर्मचारी मानसिक अवसाद के कारण जो है ग्रसित होकर आत्मघाती कदम उठा लेते हैं, जिनसे उनका परिवार बिखर जाता है। तो मैदानी इलाके में जो है पदस्थापना होने से उनकी पारिवारिक परेशानी जो है दूर होगी। तो कृपया शासन के जो मापदंड के अनुरूप जो है उनका स्थानांतरण नीति का परिपालन कब तक होगा, समय अवधि थोड़ा सा बताएंगे गृह मंत्री? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न के आधार पर एक लिखित उत्तर माननीय सदस्य को दिया गया है और जिसमें जो एसओपी जारी है स्थानांतरण के संदर्भ में वो बहुत स्पष्ट है। उसमें उप निरीक्षक स्तर के अधिकारियों कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए जब उनकी पदोन्नति होती है या प्रथम नियुक्ति होती है तो 3 वर्ष या 54 साल की उम्र, इस दोनों में से जो लागू हुआ उस आधार पर उनको वहाँ नियुक्ति दी जाती है। ऐसे ही
निरीक्षक के स्थानांतरण के लिए पदोन्नति के समय 3 वर्ष या 54 वर्ष की आयु, इसके आधार पर उनका स्थानांतरण वहाँ किया जाता है, नक्सली क्षेत्रों में रखा जाता है। 3 वर्ष तक अगर वो पूरा हो गया है तो उनको बाहर आने की अनुमति भी होती है। सूबेदार के पद पर भी या रक्षित निरीक्षक के पद पर भी पदस्थापना सामान्यतः 3 वर्ष के लिए वहाँ पर किया जाता है, या 54 साल, ये जो भी समय पहले होता है उसके आधार पर उनका स्थानांतरण हो सकता है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए निरीक्षक, उप निरीक्षक, सूबेदार, निरीक्षक, रक्षित निरीक्षक, इस तरह के सभी अधिकारियों को सामान्यतः 54 वर्ष के लिए ऐसा रखा गया है। ये सारी बातें हैं, ये जो स्थानांतरण नीति में एक एसओपी में अभी उपलब्ध हैं, इस आधार पर इनका स्थानांतरण हो सकता है। पर अध्यक्ष महोदय, देखने में आता है कि पहुंच के कारण कई लोग 2-3 साल में ट्रांसफर करा लेते हैं और जो वहाँ डटे हैं नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 10 साल से अधिक हो गया है, उन लोगों का स्थानांतरण नहीं हो पाया। तो ऐसा कुछ क्राइटेरिया बनना चाहिए ताकि वो मैदानी इलाके में आ सके। और मेरा दूसरा क्वेश्चन था माननीय गृह मंत्री जी से कि ये जो कर्मचारी जो आवास की व्यवस्था जो है बताने की कृपा करेंगे, आवास जो है कब तक पूर्ण होंगे और नवीन आवास की स्वीकृति जो है कब तक होगी, समयावधि बताएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बात में बड़ी स्पष्टता के साथ विषय रखा है कि प्रावधान स्थानांतरण के क्या हैं और उसके आधार पर लोग आवेदन कर सकते हैं। वर्तमान में भी जिन्होंने आवेदन किया है ऐसे 694 लोग हैं और जिन लोगों को पात्र पाया गया है इन प्रावधानों के अंतर्गत वो 305 लोग हैं। इनके स्थानांतरण की प्रक्रिया कालांतर में की जाएगी। दूसरा जो मसला है आवास का, तो आवास की स्थिति तो मैंने चिंताजनक है माननीय अध्यक्ष महोदय, और ये जो चिंताजनक है मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 66,000 लगभग बल है, उसके विरुद्ध 18,000 ही आवास उपलब्ध हैं। यह स्थिति पूरे प्रदेश की है। निसंदेह इसमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। एक अभी 24-25 के बजट में 962 और आवास बनाने का प्रावधान हुआ है, परंतु इसमें इसको और अधिक गति देने की आवश्यकता है। विगत 5 वर्षों में भी इस दिशा में अधिक कुछ नहीं किया गया, इसलिए आवास की स्थिति अब तक बनी हुई है। विगत 5 वर्षों में लगभग 2000 ही आवास इसमें निर्मित किए गए और इसलिए इसमें और अधिक काम करने की आवश्यकता है। माननीय मैं अध्यक्ष महोदय ये जानना चाहती हूँ कि कई लोग नक्सल इलाके में काम करने के बाद दोबारा उनको भेजा जाता है, इसमें कुछ क्राइटेरिया नियम बनना चाहिए ताकि उनको भी मौका मौका मिले। और इनका मूल विषय ये है कि 10-15 साल हो जाता है, क्या उनको बदलते हैं, यही इनकी चिंता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, नीति हो तो बताइए। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में एक अच्छी कार्य योजना इस पर और बन रही है। वो शीघ्र आपके यहाँ सामने आएगी, जिसमें जो योग्य हो जाएंगे वो ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। किसी नेता या किसी अधिकारी के दरवाजे जाकर खड़े होने की आवश्यकता नहीं होगी और उनका स्थानांतरण आदेश उनके घर पहुंच जाएगा। ये व्यवस्था की जा रही है। चलिए महोदय, जैसे माननीय सदस्य जी ने पूछा, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि 3 वर्ष क्राइटेरिया बताया गया है, लेकिन मैं बीजापुर जिले की बात कर रहा हूँ। वहाँ 20-20 साल 22-22 साल से वहाँ पे पुलिस के जवान पदस्थ हैं, आज तक उनका स्थानांतरण नहीं हुआ है। और जो अब बहुत ज़्यादा उसमें रहते हैं, बेचारे टेंशन में रहते हैं, कम से कम जो वो ऐसे क्षेत्रों में थोड़ा ज़्यादा प्राथमिकता के साथ में उन जवानों को समय पे कैसे बाहर निकाला जाए, इससे कार्य योजना पर थोड़ा विशेष ध्यान देने की जरूरत है। नहीं, मंत्री जी बताए ना, नीति बना रहे हैं, उसका क्रियान्वयन करेंगे, बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 10-10, 20-20 साल अपन कहते हैं उसमें कुछ एक ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे आरक्षक हैं तो वो 10 साल तो रहेंगे ही, क्योंकि आरक्षक तो जिले का बल होता है और जिला बल है तो उनको जिला में रहना है। एक जिले में अपना नौकरी लगाकर दूसरे जिले में स्थानांतरण ये नहीं होना चाहिए और होता भी नहीं है, कानून भी नहीं है। तो 10 साल तो उनका कानूनी है, उनको 10 साल वहाँ रहना ही है, उसके बाद उनके स्थानांतरण की स्थिति बनती है। और दूसरा ये है कि जिनका इतना समय हो गया उनको तुरंत स्थानांतरित कर दिया जाए, ऐसी कोई बात है नहीं। जिनकी इच्छा है वहाँ और रह सकते हैं, वहाँ पर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं उनके, तो वो रह सकते हैं वहाँ पर। सुदूर सघन नक्सल क्षेत्रों में है तो 50% अधिक उनको अपने मूल राशि का मिलता है, तो रहना चाहते हैं कुछ लोग। फिर भी जिन्होंने आवश्यकता समझी है, ऐसे 694 लोगों ने आवेदन किया है, उसमें से 305 पात्र हैं, इस पर कार्यवाही की जाएगी। भैयालाल रजवाड़े जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न स्वास्थ्य मंत्री जी से है। बिल्कुल सही बोल रहे आप।
क्योंकि मैं उस बारे में बहुत चिंता करता हूँ, इसलिए स्वास्थ्य मंत्री जी को चिंता कराने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय, लेकिन इनका आज का गेटअप देख लिया जाए। मेरी आज की गेटअप नहीं है, ये पूर्ण स्वस्थ हैं। नहीं, आज और विशेष तैयारी में है। आपसे मैं कुछ ठीक लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछा हूँ कि बैकुंठपुर जिला अस्पताल में कितने सेटअप हैं अस्पताल का। गेटअप के बाद सेटअप होता है ना, इसलिए पूछा हूँ मैं कितने सेटअप हैं, क्या यदि हाँ तो कौन कौन से पद भरे हैं, कौन रिक्त हैं, उनकी क्षमता कितनी है, तथा वर्तमान में और किन किन पदों के स्टाफ की आवश्यकता है। विगत 2 वर्षों में कितने मरीज हॉस्पिटल में एडमिट किए गए तथा कितने मरीज अन्य अस्पतालों में भेजा गया। मैं ये मंत्री जी से पूछा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मेरे लिए विशेष पल है और बड़े भावुक पल हैं कि जिन्होंने मुझे एक अभिभावक की तरह एक पंचायत से लेकर यहाँ पहुँचाया और एक से व्यक्ति मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। इसलिए ठीक जवाब देना। और उन्होंने ऐसा प्रश्न भी पूछा है जो लोकहित और जनहित में है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि बैकुंठपुर जिला अस्पताल में सिविल सर्जन से लेकर विभिन्न स्टाफों के 188 पद स्वीकृत हैं। उनके विरुद्ध में 111 लोग कार्यरत हैं, 77 पद रिक्त हैं। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जवाब आ जाए ना। सेटअप पूछ रहे हैं, सेटअप कितना? नहीं, जवाब आ जाए फिर आप प्रश्न कर लेंगे। तो 77 पद जो रिक्त हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें 98 पद हम जीवन दीप समिति, DMF और NHM से भर लिए हैं, लेकिन उनकी चिंता जायज है। हमारे पास जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उसमें 6 पद रिक्त हैं और चिकित्सा अधिकारी 9 पद रिक्त हैं, जिसकी उन्होंने शायद उसी के लिए उन्होंने चिंता किया होगा। साथ ही साथ जो मरीजों की भर्ती और रेफर की उन्होंने बातचीत पूछी है, तो 2022-23 में 19,821 मरीज भर्ती हुए जिला अस्पताल बैकुंठपुर में, उसमें से 1410 को रिफ़र किया गया और 22-23 में 20,103, उसमें 1941 रिफ़र किया गया और अभी इस वित्तीय वर्ष में 5318 अप्रैल से लेकर जून तक में 5318 मरीज वहाँ पर आए, भर्ती हुए। उसमें 481 हम लोगों ने रिफ़र किया। औसतन 9 से 10% रिफ़र करना पड़ रहा है माननीय अध्यक्ष। चलिए ठीक। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बोले कि 188 नहीं, 187 पद वहाँ का स्वीकृत है, 111 कार्यरत है और 76 रिक्त है। दूसरा है सिविल सर्जन 1 है, लेकिन वहाँ खाली है। तीसरा चिकित्सक प्रथम श्रेणी का 13 है, उसमें 7 भरा है और बाकी खाली है। चिकित्सक अधिकारी 25 हैं, जिसमें 16 भरा है, 9 खाली है। ये सब जो खाली हैं, इसी के चलते रेफर हो रहा है। तो सब डॉक्टर अगर रहते तो रेफर नहीं होता। आए दिन वहाँ जो रेफर हो रहा है, ये रेफर कब तक ख़त्म होगा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है और बैकुंठपुर जिला अस्पताल से मैं भी वाकिफ़ हूँ, चूँकि मेरे भी जिला में अभी तक जिला अस्पताल संचालित नहीं है, दोनों जिले का संयुक्त रूप से संचालित है। सिविल सर्जन आपको मैं 15 दिन के अंदर उपलब्ध करा दूंगा रेगुलर। साथ ही जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, इनको भी 100% तो नहीं, लेकिन 6 में जो 2-3 बहुत ज़रूरी हैं, इनको 15 दिन के अंदर मुहैया करा देंगे और साथ ही साथ 15 दिन के अंदर जो मेडिकल ऑफिसर की कमी है उसको 100% भर दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्याम बिहारी जी, माननीय मंत्री जी जो घोषणा करते हैं उसको पूरा भी करना पड़ता है। मैं आपको ध्यान आकर्षित करवा रहा हूँ थोड़ा।
माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने विधानसभा में जो भी घोषणा की है, आप बताइए उसको नहीं पूरा किए होंगे। तो हमने बोला था पूरा वेयर हाउस के जितने भी प्रबंधक है सबको चेंज कर देंगे, हमने चेंज कर दिया पूरा, पता कर लीजिए। चलिए माननीय मंत्री जी, आपने सब बता दिया, सेटअप बता दिया और जो कमी है उसको ही बता दिया। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय कि ये प्रथा जो चल रहा है वहाँ पर, जो डॉक्टर अपने घरों में मेडिकल दुकान लगा के रखे हैं, घरों में, ये कब तक समाप्त होगा? घर का दुकानदारी कब तक चलता रहेगा? इसीलिए आज जो है हॉस्पिटल में समय पे नहीं आते हैं, सेकेंड टाइम में तो आता ही नहीं कोई डॉक्टर, इसलिए आज वहाँ पे परेशानी हो रहा है। आए दिन जो भी बात होता है, सीधे पेट का दर्द है तो भी रेफर, हाथ टूट गया है तो भी रेफर, लड़का पैदा करना है तो भी रेफर। 50-50 हज़ार रुपया बगल में शर्मा डॉक्टर का हॉस्पिटल है, एक डिलीवरी केस में 50 से 60 हज़ार रुपये लेता है। तो ये कब तक समाप्त होगा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, डॉक्टरों को चूंकि वहाँ पूरे सदस्यों को बताना चाहूँगा कि 2 प्रकार के डॉक्टरों का उसमें वो रहता है। एक तो जो प्रैक्टिशनर डॉक्टर होते हैं जो अपने घरों में खाली टाइम में प्रैक्टिस करते हैं वो होते हैं, और दूसरे नॉन प्रैक्टिस वाले होते हैं। तो जो नॉन प्रैक्टिस है उनको हम अलग से कुछ उनको अलाउंस देते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर हैं वो अपने हॉस्पिटल टाइम के अलावा अपने घरों में भी वो लोग प्रैक्टिस और मरीजों को देखते हैं। बाकी आपकी चिंता जायज़ है, मैं भी उससे वाकिफ़ हूँ। महिला चिकित्सक की हम लोगों ने नियुक्ति किया था, एनेस्थीसिया भेजा था, बॉन्ड वाले सर्जन भेजा था, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। उस पर भी हम लोग कुछ और कठोर नियम बनाने वाले हैं। फिर भी 15 दिवस के अंदर कहीं से व्यवस्थित करके एनेस्थीसिया और महिला और सर्जन की हम व्यवस्था करेंगे, ताकि कम से कम जो डिलीवरी की समस्या है वो दूर हो जाए। आप डेट नोट कर लीजिए, 15 दिन के बाद मेरे को बताइए। मैं नोट कर लिया और आपसे पूछूंगा, लेकिन आप मुझको ये बताइए कि एनेस्थीसिया तो एक है और वो 1 महीना बचा है उसका, वो बाउंड वाला है, फिर क्या करोगे? फिर एनेस्थीसिया नहीं रहेगा, गायनकोलॉजिस्ट है नहीं, सर्जन है नहीं, तो क्या होगा फिर हॉस्पिटल का? फिर रेफर रहेगा, वो बंद नहीं होना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि वो उनके गुरु हैं, उनके चेले हैं। तो ये गुरु और चेले मिलके कोरिया जिले में बैठ के ये मामला सॉल्व नहीं कर सकते? छोटी छोटी सी बात। हाँ, यहाँ तक नहीं आना चाहिए। ये मामला पूरे प्रदेश में ही ऐसी स्थिति है। बॉन्ड की बात आप कर रहे हैं मंत्री जी, टीएस सिंहदेव साहब यहाँ थे, मैं वहाँ से बैठ के पूछा था कि बॉन्ड भरवा देते हैं, बड़े बड़े लोगों के बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं सरकारी खर्चे में, वो पैसा पटा देते हैं। तो ये बॉन्ड वांड से तो कुछ हल होगा नहीं। आप उसका कोई बढ़िया निर्णय कराइए, कड़ा निर्णय कैसे होगा, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जरूरत है और बॉन्ड से कोई हल होगा। बॉन्ड तो आप लाइए 10 लाख मेरे विधानसभा के अंतर्गत चला जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा के अंतर्गत मैनपुर और अमलीपदर सामुदायिक केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। दोनों में लोग बाग जाते हैं इलाज कराने, तो बोलते हैं कि रिफर सेंटर है। और अभी अभी मलेरिया से 2 बच्चे की मौत हो गई, उसको रिफ़र किया गया गरियाबंद। मैनपुर के आगे उसका अधीनस्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अमलीपदर है, वहाँ 2 बच्चे सगा भाई और बहन की सांप काटने से मौत हो गई। उसको ले गए तो वहाँ भी डॉक्टर नहीं, तो उसको भी रिफ़र कर दिया गया देवभोग। मैं चाहूँगा कि ऐसे रिफ़र सेंटर में डॉक्टर की नियुक्ति अति शीघ्र करेंगे माननीय मंत्री जी। चलिए, आपने बता दिया मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी 2-3 प्रकार के तीनों का प्रश्न आए हैं। माननीय भैयालाल जी को मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी स्थिति निर्मित ना हो, इसके लिए हम दोनों बैठकर चिंता करेंगे। दूसरा, आदरणीय धर्मजीत सिंह जी ने जो डॉक्टरों के लिए कहा, तो मैं बताना चाहूँगा सदन को कि 1079 डॉक्टरों की हम विशेषज्ञ से लेकर जो मेडिकल ऑफिसर और विभिन्न विभागों के जो डॉक्टर हैं उनकी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दिए हैं। साथ ही 8084 स्टाफ नर्स से लेकर भृत्य तक के
उनकी नियुक्ति कर रहे हैं। 232 प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर को भर्ती के लिए हमने पीएससी को भेज दिया है माननीय अध्यक्ष महोदय। इस प्रकार 10,000 के आसपास स्टाफ से लेकर डॉक्टर की भर्ती प्रक्रिया हम इस साल करने की तैयारी में हैं। साथ ही उन्होंने अमली बदर की जो बातचीत कही गरियाबंद जिले का, मैं खुद ही सुपेबेड़ा क्षेत्र में गया था माननीय अध्यक्ष महोदय और अपने साथ 7 डॉक्टर लेकर गया था, 2 डॉक्टर स्पेशलिस्ट और 5 मेडिकल ऑफिसर। साथ ही साथ उस क्षेत्र में किडनी से संबंधित भी एम्स से बातचीत करके वहाँ हर सप्ताह 2 दिन वहाँ एम्स के नेफ्रोलॉजिस्ट वहाँ बैठ रहे हैं अध्यक्ष महोदय। चूँकि मैं स्वीकार करता हूँ कि स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों की जो विशेषज्ञ हैं उनकी नितांत कमी है और इसके लिए मैं सभी सदस्य से भी आह्वान करता हूं कि आपको कहीं भी कोई डॉक्टर अगर तैयार होता है तो आप बताइए, हम 24 घंटे के अंदर उनकी संविदा में या फिर अन्य एनएचएम से कहीं से तत्काल हम नियुक्ति करेंगे, डीएमएफ से करेंगे, वो मेरी जवाबदारी है। आप सभी से भी मेरा विशेष गजेंद्र यादव जी, विधान अध्यक्ष जी जे विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर साहब हो, सब पे कमी हो जाए लेकिन डॉक्टर की कमी झड़ हो। माननीय मंत्री जी, आपने बताया नहीं, गायनकोलॉजी, सर्जन और एनेस्थीसिया का 1 महीना बाकी है, गायनकोलॉजिस्ट है ही नहीं है और सर्जन है ही नहीं, तो डिलीवरी केस या कोई और एक्सीडेंट का मामला कैसे चलतेगा, ये मुझको बताइए। कब तक आप आपको सदन में बोल रहा हूँ जिम्मेदारी से अध्यक्ष महोदय कि 15 दिन के अंदर ये तीनों की व्यवस्था चलिए 15 दिन में हो जाएगा। हॉस्पिटल है और ये दुकानदारी कब तक खत्म होगा, तो इसके लिए आप बताइए कि मैं कार्रवाई करूंगा। अगर ये दुकानदारी जांच करवाइए आप, चलिए गजेंद्र जी, ठीक, कोई आएगा बताइएगा, आप ऐसा मामला भेज के जांच करवाइए, ठीक रजवाड़ी जी, जांच करवा कर काफी आ गया। निश्चित रूप से आप, अरे गजब हो गया, आप ऐसा बोल रहे हो। आप अमला भेज करके जांच करवाइए, ऐसे पाए जाने पर क्या उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे या उनके लिए आप कुछ उनको अलग से देंगे, उनका मानदेय बढ़ाएंगे ताकि वो दुकानदारी बंद हो। आप ऐसे केस को मेरे को विशेष रूप से अलग से लिख कर दे देंगे, मैं निश्चित रूप से उसमें जांच भी कराऊंगा, कार्यवाही भी कराऊंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, ये सभी विधानसभा में है, हर विधानसभा में है, जितने भी डॉक्टर रहते हैं, लेकिन डॉक्टर लोग अस्पताल में नहीं रहते हैं, वो क्लिनिक खोल के अपने माननीय यहाँ रहते हैं। अब जब बोलते हैं जाते हैं ना, तब वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं मिलता है, वो आ जाना मेरे क्लिनिक में, ऐसे बोलते हैं। चलो, ये हर विधान हो गया भैया जी, पर्याप्त हो गया। नहीं, अभी बाकी है मेरा, बड़े मुश्किल से तो अवसर आया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, चीले को ठीक से तैयार नहीं किए हो क्या? कहा हूँ मैं कि हमारे क्षेत्र में आजकल छोटे छोटे बच्चों का हार्ट अटैक हो रहा है, कैंसर इतना ज़्यादा हो रहा है। मैं कहा कि कम से कम आप दिल्ली से या कहीं से उनके लिए विशेष डॉक्टर बुला करके उधर परीक्षण करवाइए ताकि ये बीमारी क्यों फैल रहा है, इसके लिए क्या व्यवस्था कुछ करेंगे क्या आप? रेसना गुरु अगर अंगूठा तो लिख आयो निश्चित रूप से हमारे यहाँ कैंसर के लिए भारत के प्रमुख हॉस्पिटलों में से एक हमारा मेकाहारा में कैंसर संस्थान है और हम लोग अभी कुछ मशीनों को देख रहे हैं जो स्थानीय स्तर पर भी जो जिला हॉस्पिटलों में परीक्षण कर सकें। ऐसे कैंसर की जांच करने के लिए जिला हॉस्पिटल में भी हम प्लान कर रहे हैं, तो अगर उस प्लान के तहत अपने बैकुंठपुर में भी हम लोग करेंगे। और आप ठीक हो गया, बहुत हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हमारे यहाँ डायलिसिस का जो मशीन है 4, वो डायलिसिस का मशीन नहीं चल रहा है, क्या कारण है? उसमें मैं पूछा डॉक्टर से तो बोलता इसका डीएमएफ से पेमेंट ही नहीं हो रहा है, इसलिए मशीन खराब पड़ा है। तो ये कब तक बन जाएगा और कब तक उनका पेमेंट हो जाएगा? और मेरा ठीक होने थोड़ी चलेगा, जनता का ठीक नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 2 महीना पहले गया था जिला हॉस्पिटल में, तो वहाँ सभी मशीनें चल रही थी, परंतु माननीय सदस्य अगर कह रहे हैं कि नहीं चल रही है तो उसको शीघ्र करवाएंगे क्योंकि वो जरूरी विषय है। और माइक चला के बोलिए। तो सर, मैं आपके माध्यम से ये आग्रह कर रहा हूँ कि उनका जरा कैंप लगवा दीजिए ना वहाँ कैंसर हॉस्पिटल वालों का, ताकि जो ट्रेस हो जाए। मुझे आप डेट बता देंगे कब आप खाली कैंप लगवा दीजिए, वहाँ हम कैंप लगवा देंगे किसी भी संस्थान से कैंसर। नहीं, आप एक बार जाके बैकुंठपुर का पूरा माननीय अध्यक्ष महोदय जी और उसका व्यवस्था कर दीजिए ताकि ठीक ठाक चले। मैं आपसे ये आग्रह करता हूँ, करेंगे क्या है आप?
हाँ बिल्कुल, मैं इधर से जाकर बैकुंठपुर का आपके साथ दौरा मेरा कर लेंगे चेकअप और देख के कराने की जो भी जरूरत होगा उसको हल कर लेंगे। आपको मैं पूरा आप तो एक आध दिन पूरा मेकाहारा कोई वहाँ बैकुंठपुर घुमाने ले जाओ, झंझट खत्म करो। और हर आप जब प्रकार के साथ में डॉक्टर वहाँ जाएंगे मिलेंगे। चलिए, आपने तो जो रजवाड़े घोषणा जी किया का है, full आपने body जो कहा checkup भी है, करवाएंगे। समय सीमा पे कर दीजिएगा, उसके लिए धन्यवाद। और किस उच्च स्तरीय संस्थान में इनका फुल बॉडी चेकअप भी होना चाहिए। तो आप और रजवाड़े जी दोनों खुद चेकअप कर लेना। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जो विषय माननीय विधायक जी का था वही विषय मेरा भी है। प्रश्न लगा हुआ है, चूँकि अभी तक प्रश्न लगाते रहा हूँ लेकिन कहीं मेरा प्रश्न अवसर नहीं मिलता था, लेकिन वो अभी चल रहा है विषय में। तो जो स्थिति बैकुंठपुर में है उससे ज़्यादा दुर्गति बेमेतरा जिला अस्पताल का है। वो केवल रेफर सेंटर ही बनकर रह गया है। मैं हर सप्ताह अस्पताल का विजिट कर रहा हूँ लेकिन कहीं कुछ हो नहीं पा रहा है, स्थितियाँ सही नहीं हो पा रही हैं। तो आप निवेदन है अध्यक्ष महोदय जी, वहाँ पर भी जो उचित व्यवस्था डॉक्टरों की, चाहे नर्स की, चाहे जितने इक्विपमेंट हैं वहाँ पर तत्काल किया जाए। ठीक है, उसको दिखवा लूँगा ठीक महोदय, जैसे भी गजेंद्र यादव जी अपना प्रश्न करें। माननीय धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय लोक स्वास्थ्य मंत्री जी महोदय से यह बताने की कृपा करेंगे, दुर्ग जिला अस्पताल में पिछले 2 वर्षों में कितने प्रसव सर्जरी किए गए, वह कितने मरीज के टाँके खुलने की शिकायत पुनः भर्ती हुए हैं, इसके क्या कारण है तथा क्या कार्रवाई की गई है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, दुर्ग जिला अस्पताल में पिछले 2 वर्ष में 6214 सर्जरी किए गए हैं प्रसव हेतु, और जिसमें 16 मरीजों के टाँके खुलने की शिकायत प्राप्त हुई है और जिन्हें पुनः जो है टाँका लगाकर और दवाइयाँ देकर उसको पूर्ण रूप से ठीक कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, डिस्चार्ज करने के 2-3 दिन के अंदर ही कितने मरीज वापस फिर से उनके टाँके खुलने के कारण भर्ती किए गए, बता पाएंगे क्या? पिछले 2 सालों में माननीय अध्यक्ष महोदय 16 ऐसे प्रकरण आए थे और 16 प्रकरणों में 18/4/2022 से लेकर 31/8/2023 तक की स्थिति में 16 केस अलग अलग दिवस में आए थे और सभी को टाँका लगाकर ठीक कर दिया गया। पिछले 6 महीने से किसी प्रकार की टाँका खुलने की शिकायत नहीं प्राप्त हुई। नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, अभी मेरी जानकारी में मैं खुद 15 दिन पहले एक पेशेंट से शिकायत आया कि ब्लड हो निकल रहा है, टाँका खुल गया है। 15 दिन पहले ही मैं उसको वापस वहाँ एडमिट कराया। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, आपको जो जानकारी विभाग के द्वारा दी गई है, पता नहीं कैसे आप जानकारी दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूँ, लगातार हमारे जिला अस्पताल में, चूँकि संभाग का बड़ा अस्पताल है और बहुत बड़ी संख्या में प्रसव करने महिलाएं आती हैं, ये लगातार ये देखा जाता है कि वहाँ पे टाँके खुलने की शिकायत 2-3 दिन के अंदर फिर से उनको वापस एडमिट किया जाता है और बार बार ब्लड निकलता है, टाँके से ब्लड निकलने की जो कमी है, क्या ये जो लापरवाही हो रहा है उसको अपन सुधारने की कोशिश करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आंकड़ा में बताया कि 6214 में कुल 16 टाँका खुले और ये सर्जरी प्रक्रिया में ऐसा होता है, कोई अलग से दुर्ग जिले में नहीं हुआ है। इसका बहुत कम 0.25% मात्र ऐसा हुआ है अध्यक्ष महोदय, चूँकि इसके कई कारण हैं। जिससे टाँका लगाए इसके बाद जो फैटी वाले पेट हैं उनमें खुलने का चांस रहता है। कई बार वो ध्यान नहीं देते, पानी वानी उसमें पड़ जाता है या अन्य छोटे छोटे लापरवाही से ऐसे केस होते हैं और इसका प्रतिशत बहुत मामूली है अध्यक्ष महोदय। और पिछले, जैसा मैंने बोला कि उसमें 6 महीने में आए नहीं है, परंतु सदस्य महोदय अगर कह रहे हैं तो उसकी भी हम चिंता कराएंगे कि ऐसी घटना कम ही कम हो और ये सामान्य प्रक्रिया है। ठीक है माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, ये जो समस्या आ रही है उसका एक बड़ा कारण है, जैसे माननीय पूर्व सदस्यों ने भी कहा, स्टाफ की समस्याएं लगभग हर जिला अस्पतालों में है। आपसे मैं निवेदन करता हूं कि पूर्व में आपके कार्यकाल में जीवन दीप समिति से 10 रुपये लिया जाता था। वो 10 रुपये बहुत छोटी राशि हुआ करती थी, लेकिन अध्यक्ष महोदय उस 10 रुपये से हम बहुत सारी व्यवस्थाएं जिला अस्पताल को देते थे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मैं आग्रह करना चाहता हूँ
क्या वह जीवन दीप समिति में के द्वारा जो 10 रुपये शुल्क लिया जाता था उसको वापस फिर से चालू करेंगे क्या? आपसे निवेदन है। देखिए, हमारी सरकार की जो नीति है आयुष्मान कार्ड योजना के तहत, उसमें पर्याप्त इंसेंटिव डॉक्टर्स को और हॉस्पिटल के लिए भी हमारे यहाँ उपलब्ध हो जाते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। इसलिए स्थानीय जीवन दीप के जो कमेटी है उसके ऊपर ये छोड़ा गया है। अगर वो चाहें तो प्रारंभ कर भी सकते हैं और ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, और जहाँ नहीं चालू करना है वहाँ नहीं भी कर सकते हैं। वो स्थानीय जीवन दीप समिति के ऊपर वो निर्भर है। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। ठीक मान जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके गृह मंत्री जी की दाद देना चाहता हूं। उन्होंने बड़ी दिलेरी से स्वीकार किया है कि प्रदेश के इन 6 महीनों में 273 नक्सली घटनाएं हुई हैं। मतलब 6 महीने में शायद 182, 83, 84 दिन होता होगा, और उस बीच आपने 273 नक्सली घटनाएं बताई हैं। नक्सली घटनाओं में नक्सली पुलिस मुठभेड़ की 92 घटनाएं शामिल हैं, और इन घटनाओं में 19 जवान शहीद हुए हैं, 88 मरे हैं, 1 घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है, और 34 आम नागरिकों की हत्या की गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहता हूँ, जो 34 आम नागरिकों की हत्या करना बताया गया है, वो हत्या किस प्रकार से हुई है? क्या गोली से हत्या मरे हैं, या गला काट के उनकी हत्या की गई है, या किसी अन्य प्रकार से 34 आम नागरिक की मृत्यु हुई है? ये बताने की कोशिश करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, उनकी बातें मैंने गुगली बॉल जाए टाइप कर रहती हैं, तो मैं प्रारंभ से ही उसमें ज़्यादा चिंतित था और सोच रहा था, परंतु ये विषय ध्यान में आया कि इन सारी बातों को बहुत स्पष्टता के साथ सबके बीच सदन में रखा जाए। इसमें कोई संशय नहीं है कि जो घटनाएं हुई हैं और जो मुठभेड़ हुई हैं उनकी संख्या 273 है, और 92 घटनाएं ऐसी शामिल हैं जिसमें सुरक्षा बलों के बीच और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इसमें 19 जवान हमारे शहीद हुए हैं, 88 घायल हुए हैं जो अब स्वस्थ हैं, लगभग 2-4 को एक छोड़कर। माओवादियों के द्वारा 34 लोगों की हत्या की गई। मैं इस 34 का भी विषय माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा तो मैं रखता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। इसमें 4 ऐसे हैं जिनको जन अदालत लगा करके नक्सलियों ने मार डाला। इसमें आईडी के ब्लास्ट से मरने वाले आईडी नक्सलियों ने बिछा रखे हैं। बस्तर के गांव के विकास के मार्ग पर नक्सलियों ने आईडी बिछा रखा है। अभी आईडी किसी को पहचानता नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय। सुरक्षा बलों को रोकने के लिए बिछाए हैं, आम नागरिक भी उसमें मारे जाते हैं, जानवर भी मारे जाते हैं, और मुझे तो ये लगता है कि कभी नक्सली भी उसमें मारे जाते हों। मुखबिरी के आरोप में 24 लोगों को मौत के घाट उतारा है नक्सलियों ने, और नक्सलियों की फायरिंग में 1 मृत्यु हुई है। इस तरीके से 34 कुल आम नागरिक इसमें हताहत हुए हैं, जिसकी जानकारी माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मारे गए 137 नक्सलियों तथा गिरफ्तार किए गए 401 नक्सलियों में से कितने नक्सली इनामी नक्सली थे, कितने बाहरी थे, और कितने छत्तीसगढ़ के थे? पॉइंटेड क्वेश्चन। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी पूरी जानकारी है, पदभार संख्या है, SZCM है जो स्टेट जोनल कमेटी मेंबर हैं, ऐसे 2 लोग हैं जिनके ऊपर 25 लाख का इनाम था। डिविजनल कमेटी मेंबर हैं, ऐसे 6 लोग हैं जिन पर 8 लाख का इनाम था। कंपनी सदस्य हैं, ऐसे 13 लोग हैं जिन पर 8 लाख का इनाम था। कंपनी डिप्टी कमांडर हैं, 1 है जिस पर 8 लाख का इनाम था। कंपनी स्नाइपर कमांडर है जिस पर 8 लाख का इनाम था, 1 है इसकी संख्या। स्मॉल एक्शन टीम कमांडर 1 है जिस पर 8 लाख का इनाम था। एरिया कमेटी सदस्य 22 हैं जिन पर 5-5 लाख के इनाम थे। LGS कमांडर है 1 जिस पर 5 लाख का इनाम था। प्लाटून सेक्शन कमांडर को कहते हैं जो 1 है, उन पर 3 लाख का इनाम था। सब जोनल एंटी सदस्य 1 है जिस पर 3 लाख का इनाम था।
PPCM 13 हैं जिन पर 2 लाख का इनाम था। प्लाटून सदस्य 4 हैं जिन पर 2 लाख का इनाम था। कंपनी PM 5 हैं, प्रत्येक पर 2 लाख का इनाम था। LGS सदस्य 2 हैं जिन पर 1 लाख का इनाम था। ऐसी है कैटेगरी और है LOS करके, उन पर 3 हैं, उन पर 1 लाख का इनाम था। मिलिशिया कमांडर 8 हैं जिन पर 1 लाख का इनाम था। DSKM अध्यक्ष हैं जिन पर 1 लाख का इनाम था। CNM 1 है जिन पर 1 लाख का इनाम था और अन्य है जो 51 लोग हैं। इस तरीके से कुल 137 हैं जिन पर इनाम है और उनको वो इस पूरे अभियान के दौरान मारे गए। मैंने पूछा था इसमें बाहरी कितने थे और छत्तीसगढ़ के कितने थे? माननीय अध्यक्ष महोदय, बाहर और छत्तीसगढ़ के हिसाब से इसमें कैटेगराइजेशन नहीं है। मैं ये कैटेगराइजेशन करके और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को इसका जवाब दे दूंगा। चलिए, आपने अपने उत्तर में देखा होगा कि जितने भी हथियार जब्त हुए हैं उसमें भरमार बंदूक की संख्या भरमार है यानी ज़्यादा है। गिन के आप बता सकते हैं, लिखा होगा, जैसा कि आप गूगली को अच्छी खेलते हैं। मैं ये चाहता हूँ, आपने कभी भरमार बंदूक चलते हैं कि नहीं चलते या सिर्फ दिखावे के हैं, इसकी जांच कहीं कराई है? मैं इस माननीय अध्यक्ष महोदय इस शंका का अर्थ मैं नहीं समझ पा रहा हूं। इस मुठभेड़ में जो चीजें जब्त हुई हैं माल खाने में है। चलिए, आपकी शंका का समाधान मैं कर देता हूं। आप स्वयं भी जाकर देख सकते हैं, जब आपकी इच्छा हो मैं भी आपके साथ चलूंगा। इसमें संशय किस बात की? नहीं, संशय इस बात की है कि हर नक्सली के सामने, चाहे वो नक्सली हो चाहे गांव वाला मरता हो, भरमार बंदूक उससे जब्त होता है। अब तक कितने भरमार बंदूक जब्त हुए? क्या उसी भरमार बंदूक को ले जाके नक्सली को जब्त करते हैं? क्या वो भरमार बंदूक चलने लायक है? भरमार बंदूक 1947 के पहले कितने चलते थे, अभी कितने चलते हैं? क्या आपने आज की तारीख में एक भी भरमार बंदूक से फायरिंग करते हुए देखा है? मेरी शंका यह है कि नक्सली बताने के लिए पुलिस, आप नहीं, पुलिस वाले भरमार बंदूक को लेके जाते हैं, उसके बॉडी के साथ भरमार बंदूक रख देते हैं, भरमार बंदूक जब्त हो जाता है, वो नक्सली हो जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे आम लोगों को आपने नक्सली बनाया है।